नमस्कार दोस्तों, हमारी चर्चा उत्तर के विशाल मैदान पर हो रही थी और मैंने आप लोगों को बताया कि एक नदी जो है उसको किस प्रकार से हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं और उन तीनों भागों का अध्ययन करते हैं। यानी एक नदी के कौन कौन से 3 भाग हैं, उनको उद्गम से लगा के और उसका जो संगम होता है उस संगम तक किस प्रकार से हमने 3 भागों में विभाजित किया, उस पर हमारी चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी थी। आज हम उत्तर का विशाल मैदान जो है उसकी संरचना के आधार पर उसका विभाजन देखेंगे, क्योंकि उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान को हम संरचनात्मक रूप से यदि देखें तो इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी इसका विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है संरचना के आधार पर और दूसरा इसका जो विभाजन किया जाता है वो किया जाता है प्रादेशिक विभाजन। आज हमारी जो चर्चा होने वाली है वो चर्चा होने वाली है केवल और केवल संरचना के आधार पर। यानी उत्तर का जो विशाल मैदान है उसकी जो संरचना है उस संरचना के आधार पर इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं। ध्यान रखना, संरचना के आधार पर उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला भाग जो है उसका नाम होता है भाबर। भाबर के बाद अगला जो भाग होता है उस भाग का नाम होता है तराई। आगे का जो भाग है इस भाग का नाम होता है बांगर और डेल्टा के समीप बिल्कुल नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित जो क्षेत्र होता है उसका नाम होता है आपका खदर। भाबर, तराई, बांगर और खदर, यानी ये 4 प्रकार होते हैं संरचना के आधार पर। और संरचना के आधार पर उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खदर। अब यहां से किस किस प्रकार से हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको पूछा था कि भारत का जो सबसे प्राचीनतम भाग है वो कौन सा है, यानी कौन सी भौतिक संरचना भारत की ऐसी है जो सबसे प्राचीन है। तो ध्यान रखना, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो सबसे प्राचीन संरचना मानी जाती है। सबसे नवीन उत्तर का विशाल मैदान है। सबसे प्राचीन भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसमें दक्कन का पठार आता है जो लावा के द्वारा निर्मित है। तो उनको माना जाता है कि वो भारत का जो सबसे प्राचीनतम भाग है वो आपका वो है। अब चलिए हम चर्चा करते हैं उत्तर के विशाल मैदान की इन 4 भागों में विभाजित करके। इससे पहले आप लोगों को एक और क्वेश्चन का आंसर आज कमेंट बॉक्स में डालना है कि मैंने आपको बताया था कि हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं वो 3 भागों के द्वारा अलग होती है। इंडो सांको सचर जोन, इंडो सांको सचर जोन अलग करता है किसको, ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से, इंडो सांको सचर जोन। उसके बाद हमने देखा था मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वो करता है ग्रेट हिमालय को मिड हिमालय से या मध्य हिमालय से। फिर हमने देखा था मेन बाउंड्री फोल्ड और वो अलग करता है मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से। अब शिवालिक हिमालय जो है उसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, उत्तर का विशाल मैदान। तो आपको यह बताना है कि शिवालिक हिमालय और उत्तर के विशाल मैदान को कौन अलग करता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं कि शिवालिक हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करने वाली जो संरचना है उसको किस नाम से जाना जाता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग कमेंट करोगे तभी ये डिसाइड होगा कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हो। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जिनको इस बात का पता है वो लोग कमेंट करें, ताकि एक बार मोटिवेशन मिले कि आप लोग पूरा रेस्पॉन्स दे रहे हैं वीडियो को। हाँ, अब हम चर्चा करते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, उत्तर का विशाल मैदान। अब नदी जो थी उसकी संरचना मैंने आपको बता दी थी कि 3 क्षेत्रों में नदी को हम बांटते हैं। अब 3 क्षेत्रों में से पहला जो क्षेत्र है वो तो आपका हो जाता है पर्वतीय भाग में। उसको लेकर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। लेकिन आगे का जो भाग है, जैसे ये मान लो आपका शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय के बाद क्या होगा, नदी जो है इसकी, यानी यहाँ जो होगा स्लोप कम होता जाएगा और स्लोप कम होके एक क्षेत्र का निर्माण करेगी, जिसमें नदी पर्वतों से जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके आ रही थी उन कंकड़ पत्थरों को जमा कर देगी। इस क्षेत्र को जो नाम दिया जाता है
वो नाम दिया जाता है आपका भाबर प्रदेश। इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? भाबर प्रदेश। अब देखिए भाबर प्रदेश की क्या क्या विशेषता हैं, तो ध्यान रखना, नदी जो है, नदी आएगी और नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण किया जाएगा। यानी ये जो आकृतियां हैं इनको नदी के द्वारा, जैसे मान लो ये नदी आ रही है, नदी के द्वारा यहां से जो पत्थर वगैरह लाए जाएंगे, इनको कुछ इस प्रकार की आकृतियों में, शंकु के आकार की आकृतियों में बिछा दिया जाएगा और इस प्रकार से ये अनेक शंकु जो है, इन अनेक शंकुओं के द्वारा ये जो मैदान है, इस मैदान का निर्माण होता है। ये शंकुकार आकृतियां यहां नदी जो है इस प्रकार से बनाएगी और इससे इस मैदान का निर्माण होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? भाबर। ध्यान रखना, हिमालय से आने वाली नदियों में केवल और केवल एक नदी ऐसी है जिसका नाम है गागरा, जिसके द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं किया जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख, इसका निर्माण हिमालय की कौन सी नदी नहीं करती है? ऐसी कंडीशन में हमारा जो आंसर होता है वो होता है घाघरा नदी। इसके अलावा बाकी सारी की सारी नदियां जो है वो जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। अब देखिए ये भाबर प्रदेश जो है, इसमें आपने हिमालय से, क्योंकि पत्थर वगैरह नदी में आते हैं, अब क्योंकि हिमालय पे ढाल ज्यादा है, पत्थर वगैरह जो होंगे वो लुढ़कते हुए आएंगे। लुढ़कते हुए मतलब वो लोटनी गति करते हुए आएंगे और पत्थरों की जो आकृति होगी वो कैसी हो जाएगी? बिल्कुल गोल हो जाएगी, बिल्कुल गोलाकार पत्थर होंगे। अब गोलाकार जो पत्थर होंगे, मुझे बताओ इनके बीच में यहाँ छिद्र होंगे कि नहीं होंगे? इनके बीच में छिद्र होंगे तो नदी का जो पानी है, जैसे ही मैदानी प्रदेश में प्रवेश करेगा, ये पानी क्या करेगा? इन पत्थरों के नीचे चला जाएगा, इन पत्थरों के नीचे चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ नदी जो है वो इन पत्थरों के नीचे विलीन हो गई है। यानी नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करते समय अदृश्य हो जाती है। वो जो प्रदेश है वो प्रदेश है कौन सा? भाबर। और उसके पीछे कारण है कि यहाँ इनमें जो है ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम बोलते हैं पारदर्शिता, पारदर्शिता ज्यादा होने के कारण, पारदर्शिता ज्यादा होने के कारण नदी का जल जो है वो पत्थरों के नीचे चला जाता है और पत्थरों के नीचे चले जाने के कारण नदी जो है वो क्या हो जाती है? अदृश्य हो जाती है या विलीन हो जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। यानी नदी क्या हो गई? अदृश्य हो गई और हमें दिखाई नहीं दे रही है। प्रश्न कई बार ये पूछा जा चुका है, किस प्रदेश में नदी जो है विलीन हो जाती है? तो ध्यान रखना, पर्वत से जैसे ही उतरती है, गिरिपाद में जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को कहा जाता है भाबर प्रदेश। और यहाँ पे मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को नदियों के द्वारा जमा कर दिया जाता है। क्योंकि आप देखो, युवा अवस्था जो होती है उसमें आपको चाहे कितना भी बोझ दे दे, आप उस बोझ को उठाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी वृद्धावस्था आती जाती है या प्रौढ़ावस्था आती है, धीरे धीरे हमारी जो काम करने की क्षमता है, यानी जैसे मान लो युवावस्था में हम 50 किलो वजन उठा लेते हैं, वही क्षमता जो है उसमें क्या होती है? कमी होती जाती है। और वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था तक आते आते इस क्षमता में कमी हो जाती है। तो नदी क्योंकि पर्वत पर चल रही थी, युवावस्था थी, ऐसी स्थिति में ये क्या कर रही थी? इन पत्थरों को अपने साथ लेके चल रही थी, क्योंकि इसका वेग ही इतना था कि ये जब इसके साथ चलते थे पता ही नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही ये मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, नदी क्या करेगी? ये जो भारी कंकड़ पत्थर है, इन कंकड़ पत्थरों को क्या कर देगी? जमा कर देगी। इस क्षेत्र को कहा जाता है आपका क्या? भाबर प्रदेश। अब भाबर प्रदेश में नदी जो है वो इन कंकड़ों और पत्थरों में बहती है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती है। इस वजह से ये जो भाग है इसमें नदी अदृश्य हो जाती है। इसका जो निर्माण होता है वो जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंखों के द्वारा होता है। एकमात्र नदी जो जलोढ़ पंखों का निर्माण नहीं करती है, तब हमारा आंसर होगा घाघरा नदी। घाघरा नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं या जलोढ़ पंखों का निर्माण नहीं किया जाता है। अब मुझे बताओ, कंकड़ पत्थर पड़े हैं, तो मुझे बताओ इसमें ऐसा कोई ट्रैक्टर बना हुआ है क्या जिसको आप यहां ले जाओगे और खेती कर लोगे? इसका मतलब ये जो क्षेत्र है ये कृषि के लिए अयोग्य है। कृषि के लिए कैसा है? कृषि के लिए अयोग्य क्षेत्र है। और इसका जो विस्तार है वो लगभग आपका हिमालय का गिरिपाद है, उस गिरिपाद से लगभग 16 किलोमीटर तक मिलता है, यानी 8 से 16 किलोमीटर तक मिलता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी हिमालय के गिरिपाद से 8 से 16 किलोमीटर तक का जो संकड़ी पट्टी है, इसको जाना जाता है किस नाम से? भाबर के नाम से। एक ही विशेषता इसकी पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि नदी किस क्षेत्र में
विलीन हो जाती है या अदृश्य हो जाती है, तब हमारा आंसर जो होता है वो क्या होता है, बाबर प्रदेश में। बाबर के बाद आगे जो क्षेत्र आता है उसमें क्या होता है, अब देखो मोटे मोटे जो भाटे वगैरह थे, कंकड़ थे, उनको क्या कर दिया इसने, यहां जमा कर दिया। यहां जमा करने के बाद नदी क्या कर रही है, आगे जा रही है। आगे जा रही है तो अब क्या होगा भाई, जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है आदमी की, उसकी कार्य करने की क्षमता घटती जाती है, कार्य करने की क्षमता घटती जाती है, तो ऐसी स्थिति में नदी जो होगी वो अब आगे क्या करेगी, आगे जो छोटे यानी पत्थरों से छोटा जो दलदल है या जो अवसाद है उनको जमा करेगी। यानी यहाँ छोटे अवसाद यानी छोटे कंकड़ पत्थर और अवसाद को जमा कर दिया जाता है नदी के द्वारा, और ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोला जाता है तराई। यानी ये जो अवसाद होता है इसकी जल को सोखने की क्षमता भी इस भाग की तुलना में ज्यादा होती है। और आप देखोगे अब क्योंकि ये छोटे कंकड़ पत्थर है, इनके बीच में गैप भी जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। अब गैप जब कम होगा तो मुझे बताओ पानी इसके नीचे चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है तराई। तर आप देखो इसमें एक शब्द आ रहा है तर। तर का मतलब है कि ये भाग जो है ये नमी युक्त होता है, यानी नमी युक्त जो अवसाद है उनको जमा करने से जिस भाग का निर्माण होता है उस भाग को हम जानते हैं किस नाम से, तराई के नाम से। और तराई जो प्रदेश है जहां भाबर प्रदेश में नदी विलुप्त हो रखी थी, वो नदी अब वापस धरती पर पुनः प्रकट होती है या वापस दिखाई देती है। यानी नदी जो है, नदी का पुनः प्रकटीकरण, ये प्रश्न था रीट का। रीट में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन से प्रदेश में नदी जो है वो पुनः धरती पर प्रदर्शित होती है। ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर जो होगा वो होगा तराई प्रदेश। यानी इस पर नदी का जो है वो क्या हो रहा है, पुनः प्रकटीकरण हो रहा है और नदी जो है वापस कहां आ जाती है, धरती पर आ जाती है। अब देखो ये जो क्षेत्र है कैसा है, तर क्षेत्र है। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है वो कैसा रहेगा, दलदली क्षेत्र रहेगा। और दलदली क्षेत्र में हमें पता है कोई भी क्षेत्र यदि दलदली रहेगा तो ऐसे क्षेत्रों में मच्छर होने का खतरा जो होता है वो ज्यादा होता है। यानी सर्वाधिक जो मच्छर पाए जाते हैं वो भी कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं, आपका ये जो तराई प्रदेश है इसी में पाए जाते हैं। देखिए नमी युक्त जो अवसाद है उनको जमा करने से हमारे निर्माण होता है किसका, तराई प्रदेश का। अब तराई प्रदेश जो है उसकी सामान्यतः 15 से 30 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व की दिशा में यदि हम चलेंगे तो तराई क्षेत्र जो है उसका क्षेत्र बढ़ता जाएगा, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र ये जो नदियां हैं भाई, पश्चिम में यदि हम बात करें तो सिंधु नदी के बाद यदि हम पूर्व दिशा की तरफ चलेंगे तो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां होगी, तो तराई क्षेत्र जो है इसमें वृद्धि होती जाएगी। यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ यदि हम चलते हैं तो तराई क्षेत्र जो है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। और यहां से एक ही प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि नदी पुनः धरातल पर कब आती है। तो ध्यान रखना, बाबर में गायब हो जाती है, गायब होने के बाद तराई में क्या हो जाती है, तर हो जाती है, यानी पृथ्वी पर या धरती पर वापस हमें क्या करती है, दिखाई देती है। इसलिए यह प्रश्न जो है वो आपको पहले रीट में भी पूछा जा चुका है कि नदी जो है पुनः प्रकटीकरण कब होता है। तो ध्यान रखना, इसका पुनः प्रकटीकरण होता है कौन से प्रदेश में, तराई प्रदेश में। तराई प्रदेश के बाद आगे जो क्षेत्र आता है वो आता है मृदा का क्षेत्र। यानी मृदा के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक जो भाग है उसको हम थोड़ा सा ऐसे हैश से लिख लेते हैं। हैश से यदि हम लिखें तो ये जो भाग है इस भाग को कहा जाता है आपका बांगर प्रदेश। क्या कहा जाता है, बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश जो है इसका निर्माण होता है प्राचीन जलोढ़ मृदा के द्वारा। प्राचीन जलोढ़ मृदा के द्वारा, यानी प्राचीन जलोढ़ मृदा द्वारा निर्मित जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। यहां हम बना लेते हैं नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, जिसको हम स्टार के द्वारा लिख रहे हैं, और स्टार के द्वारा इस क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं खादर। इस क्षेत्र को हम क्या नाम दे देते हैं, खादर। खादर जो है ये क्या है, खादर है आपका नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। अभी देखेंगे हम क्या होगा प्राचीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कैसे। जैसे मान लो कोई नदी है, इस नदी में क्या हुआ, बाढ़ आई तो इसका पानी जो है वो दूर दूर तक के क्षेत्रों में फैलता है। यानी मान लो ये नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो इतना सा है और इसमें बाढ़ आई तो इसका पानी जो है वो क्या होगा, दूर दूर तक फैलेगा।
अब दूर दूर तक फैलेगा तो नदी के द्वारा जो अवसाद अपने साथ लाए जाते हैं या अपने साथ जो मृदा बहाकर लाई जाती है, उस मृदा को क्या किया जाएगा, इन क्षेत्रों तक जमा कर दिया जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर साल बाढ़ आए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल बाढ़ आए। तो ऐसी स्थिति में ये जो क्षेत्र है जो दूर दूर वाले यानी नदी से दूर के जो क्षेत्र है, इनमें कभी कभार बाढ़ की स्थिति में ही यानी प्राचीन काल में कभी नदियों में बाढ़ आती थी और उस बाढ़ के कारण यहाँ लाके यहाँ लाके मिट्टी को जमा कर दिया गया। उस मिट्टी के कारण जिन मैदानों का निर्माण हुआ है उनको हम क्या बोलते हैं, बांगर। क्योंकि अब वो मिट्टी कैसी हो चुकी है, प्राचीन हो चुकी है, और वो जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, प्राचीन जलोढ़ मृदा के द्वारा किया गया है। इसलिए ये जो क्षेत्र है इसको नाम दिया जाता है बांगर। और दूसरा होता है आपका नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा का मतलब क्या, ये नदी बह रही है, अब मान लो इसमें थोड़ी सी तेज बारिश हुई तो क्या होगा, इस नदी के पास का ये जो क्षेत्र है, पास वाला ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र तक तो नदी का पानी चला ही जाएगा। अब इस क्षेत्र तक जब नदी का पानी गया, नदी का पानी जब गया तो प्रति वर्ष यहाँ क्या होता है, नदी के द्वारा नवीन मृदा को बिछा दिया जाता है। यानी पहले की जो मृदा है उसको बहा के ले जाती है नदी और नई जो मृदा है उसको बिछा दिया जाता है। प्रति वर्ष यहाँ नई मृदा मिलती है, इसलिए ये भाग जो है वो अत्यधिक उपजाऊ होता है। यानी नवीन जलोढ़ मृदा प्राचीन जलोढ़ मृदा की तुलना में अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसलिए यदि इन चारों भागों में से हम बात करें तो सबसे उपजाऊ जो भाग है वो आपका कौन सा प्रदेश है, खादर प्रदेश है। खादर प्रदेश का निर्माण नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बहाकर लाई गई नवीन जलोढ़ मृदा के द्वारा होता है। अब इसको नवीन जलोढ़ मृदा क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण है, नदियां प्रतिवर्ष यहाँ क्या करती है, मिट्टी ला ला के जमा करती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है नवीन जलोढ़ मृदा। अब इन दोनों को देखो, प्राचीन जलोढ़ मृदा जो है इसको पंजाब में किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर होगा इसको जाना जाता है पंजाब में धाया के नाम से। प्रश्न सीधा पूछा जाता है प्राचीन जलोढ़ मृदा या बांगर को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर होगा धाया के नाम से जाना जाता है। और नवीन जलोढ़ मृदा को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर होगा बेट के नाम से। यानी पंजाब में नवीन जलोढ़ मृदा जो है उसको कहा जाता है बेट और प्राचीन जलोढ़ मृदा जो है उसको कहा जाता है धाया। फिर खादर जो है वो बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ मृदा होती है, बांगर की तुलना में अत्यधिक उपजाऊ होती है, इसलिए सर्वाधिक उपजाऊ जो भाग है वो आपका वो कौन सा हो जाएगा, खादर हो जाएगा। यानी हमने चार भागों में विभाजित किया। चार भाग कौन कौन से, आपको सीधा सा क्रम भी याद रखना है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। क्या क्या विशेषताएं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भाबर जो है मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को यहाँ लाके नदी जमा करेगी। अब मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को यहाँ लाके जमा करेगी तो इनमें क्या होगा, बीच में गैप होगा। ये जो गैप होगा, इस गैप में क्या होगा, नदी का जल प्रवेश कर जाएगा और नदी जो होगी वो क्या करेगी, इन पत्थरों के नीचे चलेगी। इन पत्थरों के नीचे चलेगी तो हमें दिखाई नहीं देगी, इसका मतलब नदी जो है वो कैसी हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। इनमें पारदर्शिता की मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से नदी क्या करती है, इनके नीचे प्रवेश कर जाती है। यानी नदी जो है इस क्षेत्र में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। यानी जैसे ही ये पहाड़ी भागों से उतरेगी, इस भाग में आके क्या हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। अब विलीन होने के बाद आगे आता है आपका तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में आप देखो छोटे छोटे कण एकत्रित किए जाते हैं, इनके बीच में गैप होता है कम। गैप होता है कम तो जल को सोखने की क्षमता इनमें क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तर। यानी ये नमी युक्त होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें जल को सोखने की क्षमता जो है वो कैसी होती है, ज्यादा होती है। इसलिए ये जो भाग होता है वो भाग कैसा होता है, दलदली भाग होता है। अब दलदली भाग जो होगा उसमें क्या होगा, मच्छर ज्यादा पाए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, भाबर प्रदेश में जो नदी अदृश्य हो गई थी वो नदी जमीन पर या धरती पर या भूमि पर पुनः प्रकट होती है, वो क्षेत्र है आपका कौन सा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। और फिर हमने देखा था बांगर। बांगर का मतलब है ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण प्राचीन जलोढ़ मृदा के द्वारा हुआ हो, उसको हम नाम देते हैं क्या, बांगर प्रदेश। और ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण नवीन जलोढ़ मृदा के द्वारा हुआ हो, उसको हम नाम क्या देते हैं, खादर नाम देते हैं। खादर जो है इनको पंजाब में जाना जाता है बेट के नाम से और बांगर को पंजाब में जाना जाता है धाया के नाम से। फिर बात करते हैं हम, दो और टर्म आती है। एक टर्म आती है रे या कल्लर।
और दूसरी आती है भूड़। यानी ये क्या होते हैं, भूड़ क्या होता है और रे और कलर क्या होता है। फिर दो भागों की हम वैसे ही पहले ही चर्चा कर चुके हैं, चार और बील, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रश्न होते हैं जो आपसे एग्जामिनर एग्जाम हॉल में सीधा सीधा पूछ लेता है। देखिए चार और बील की यदि हम बात करें तो कल हम चर्चा कर चुके थे कि हमारा जो डेल्टाई भाग है, डेल्टाई भाग में उच्च भूमियां जो होती है, डेल्टाई भाग में जो उच्च भूमि होती है उसको नाम दिया जाता है किसका, चार का। और निम्न भूमि जहां पर छोटी छोटी झीलें बन जाती है या पानी इकट्ठा हो जाता है, उन भूमियों को नाम क्या दिया जाता है, निम्न भूमि। इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है बील। इसको नाम दिया जाता है बील। यानी चार और बील की चर्चा हमारे पहले के वीडियो लेक्चर में हो चुकी है। आज जो हम चर्चा करेंगे उनमें दो पे हम चर्चा कर चुके हैं। एक तो हमने चर्चा की धाया पे और दूसरी हमने चर्चा की बेट पे। धाया, धाया का मतलब होता है पंजाब में जो प्राचीन जलोढ़ मृदा है, प्राचीन जलोढ़ मृदा, उसका पंजाब में नाम है क्या, धाया। और बेट का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मृदा जो है उसको कहां पर, पंजाब में किस नाम से जाना जाता है, बेट के नाम से जाना जाता है। यानी यहां से चार प्रकार के प्रश्न आप लोगों से सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। डेल्टाई क्षेत्र में उच्च भूमि को किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर होगा चार। फिर डेल्टाई जो क्षेत्र है उसमें निम्न भूमि को किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर होगा बील। पंजाब में प्राचीन जो जलोढ़ मृदा है उसको किस नाम से जानते हैं, तब हमारा आंसर होगा धाया। और पंजाब में जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको किस नाम से जानते हैं, तब हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, बेट होगा। अब देखिए दो और क्षेत्र है जिनके बारे में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है आपका भूड़ और दूसरा है रेह या कल्लर। रेह या कल्लर, रेह या कल्लर किसको कहते हैं और भूड़ किसको कहते हैं, दोनों पे चर्चा करते हैं। ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं वो आपके पाए जाते हैं बांगर प्रदेश में। कहां पाए जाते हैं, बांगर प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी बांगर प्रदेश में भूड़ भी पाए जाते हैं और रेह या कल्लर भी पाए जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, बांगर प्रदेश जो है वो खादर प्रदेश की तुलना में कम उपजाऊ होता है। अब कम उपजाऊ होता है तो इस पर उपजाऊपन बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, खाद वगैरह का प्रयोग किया जाता है और मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है किसका, सिंचाई का। यानी मुख्य रूप से यहाँ क्या किया जाएगा, सिंचाई का प्रयोग किया जाएगा। अब सिंचाई का प्रयोग जब किया जाएगा तो ध्यान रखना, अत्यधिक सिंचाई होने के कारण, अत्यधिक सिंचाई यदि हो जाती है तो एक मेथड होता है कैपिलरी मेथड, जिसको हम बोलते हैं कैसत्वाकर्षण। कैसत्वाकर्षण विधि के कारण नीचे का जो लवण है वो लवण ऊपर की तरफ आते हैं और ऊपर की तरफ आके इस भूमि पर एक परत बना लेते हैं। और ये परत जो होती है वो किस कलर की होती है, सफेद रंग की एक परत बना लेते हैं जो लवणीय परत है। इस लवणीय परत को ही नाम दिया जाता है रेह या कलर। यानी अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि जो है उस भूमि पर जो लवणीय परत बनती है उसको नाम दिया जाता है रेह या कलर। पहली चीज कौन से क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र में। दूसरा हम देखते हैं कि बांगर क्षेत्र में जो मृदा है, अब क्योंकि नदियां यहां चलेगी या कभी कभी जैसे नदियां आएगी या बाढ़ आएगी तो उस बाढ़ के कारण जो मृदा है यानी जो मुलायम मृदा थी उस मुलायम मृदा का क्या होता है, कटाव होता है। अब कटाव होने के बाद आपने देखा होगा, कभी जिन लोगों के खेत है खेतों में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा बारिश के मौसम में ऊपर से जमीन जो है उस पर से मृदा खिसकती जाती है और कई जगह जहां ज्यादा मृदा खिसक जाती है वहां निकल के आ जाते हैं आपके सामने कंकड़ पत्थर, यानी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर निकल के आ जाते हैं। यानी मुलायम मृदा जो है, यानी मुलायम मृदा तो आपकी क्या हो गई, मुलायम मृदा जो है वो तो आपकी बह के चली गई किसके साथ, पानी के साथ। और उसके स्थान पर यहाँ क्या हुआ, कंकड़ पत्थर आ गए, कंकड़ पत्थर छोटे छोटे। ये जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है इनके द्वारा जो कठोर जमीन का निर्माण होता है इस जमीन को कहा जाता है भूड़। इस जमीन को क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। साथ ही साथ अत्यधिक सिंचाई के कारण सफेद जो लवणीय परत बनती है
उस सफेद लवणीय परत जो है उसको कहा जाता है रे या कलर। यानी ये सीधे सीधे प्रश्न है हम लोगों के सामने। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि डेल्टाई प्रदेश में उच्च भागों पर जो भूमियां होती है उनको क्या कहा जाता है, तब हमारा आंसर होगा 4। फिर डेल्टाई भाग में निम्न भूमियां जो होती है उनको क्या कहा जाता है, तब हमारा आंसर होगा बील। और प्राचीन जो जलोढ़ मृदा के क्षेत्र है उनको पंजाब में किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर होगा दाया। और नवीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों को पंजाब में किस नाम से जाना जाता है, तब हमारा आंसर होगा बेट। फिर उसके बाद बात करते हैं बांगर प्रदेश में। बांगर प्रदेश में 2 प्रकार की आकृतियां पाई जाती है, एक पाई जाती है बूढ़ और दूसरी पाई जाती है रे या